गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पारस गुप्ता मैथ्स फाइव एकेडमी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स के साथ साथ अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है द रियल एनालिसिस। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी कम्परेटिव एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेम का एग्जाम हो, DUET हो, CUET हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वॉट एवर द एग्जाम, JNU का हो, IISER हो, ठीक है, TIFR हो, बिना रियल एनालिसिस के आप कोई सा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और मैं 4 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी टॉपिक में आती है, जबकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सबसे सरल टॉपिक है। इसमें ऐसा कुछ भी टिपिकल नहीं है। पता नहीं बच्चों ने कैसे इसको फोबिया बना दिया, किस कैसे उनको लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक है। तो हम उसी भ्रम को दूर करने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की, ठीक, जिसका नाम है द रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। वास्तव में कैसा विश्लेषण है ये? आप अगर इसको केवल केवल मैथमेटिकली फॉर्म में देखेंगे तो शायद आप इसको समझना मुश्किल भी हो जाए। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो नाम से ही क्लियर है, बुक का नाम है रियल, यानी कि जो चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हूं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है। तो जनरली मैं आपसे बात करूं लिमिट की, तो लिमिट क्या है? आप कहेंगे कि फंक्शन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है ना। तो वास्तविकता में आप ऐसे समझ लिया, एक कोई दूसरा पर्सन है, एक मैं हूं। अभी हम दोनों 10 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक। मैं उसके थोड़ा सा नजदीक गया और अब क्या होगा, 8 मीटर की दूरी पर हो जाएंगे, या थोड़ी सी कम डिस्टेंस कम हुई होगी। तो वास्तव में हम रियल लाइफ में यानी कि डिस्टेंस कम ही तो करना है। मीटर के स्पेस में क्या है, यही तो काम है, दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस कम करनी है वहां, ठीक। तो कंटिन्यूटी में भी लगभग यही काम है। सुप्रीमम इन्फीमम में भी ऑलमोस्ट देखना है, बिहेवियर देखना है एलिमेंट्स का वहां, ठीक है ना। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी तो बिल्कुल पूरी रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। किसको लेना है, किसको छोड़ना है अपनी रियल लाइफ में, कि आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का कितना अच्छे से यूज कर पाते हैं, वो सब सब चीजें देखनी होती हैं, सही है ना। तो ये सब चीजें हमारी रियल लाइफ में रहती है, ठीक। यानी कि ओवरऑल हमें कुल मिला के चीजों को ऑब्जर्व करना है रियल एनालिसिस के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं करना। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में वही बिहेवियर चेक करना है। जैसे आप लोग ह्यूमंस का बिहेवियर देखते हैं, अपने साथ वाले लोगों का बिहेवियर देखते हैं, ऐसे ही पॉइंट सेट टोपोलॉजी है। उसमें किस किस टाइप के बिहेवियर किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट, सिंगल एलिमेंट के ऊपर हो सकते हैं, पूरे डोमेन के ऊपर हो सकते हैं, पूरे पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हो सकते हैं। ये सब चीजों की स्टडी होती है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। सीक्वेंस सीरीज लगभग लिमिट के जैसा ही है, मिलता जुलता, ठीक। तो ये सब चीजें हमारी रहती हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो देखेंगे, फिर शुरुआत करेंगे हम अपनी सेट थ्योरी के साथ, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम इसी क्रम में अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा हम नेट का ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें जेम का ट्रिवियली कंटेंट है, ठीक। ऑलमोस्ट सारे कंपेटिटिव एग्जाम का सिलेबस यही रहता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अगर रह जाते हैं तो हम उनको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी, ठीक। सेट थ्योरी में वही सेट्स का बिहेवियर, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये सब चीजें नहीं है इसमें। इसमें दूसरे टाइप के सेट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक। इस टाइप की चीजें, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक, ये सब चीजें रहती हैं इसमें, सही है। दूसरा है फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन एंड रिलेशन में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? फंक्शन रिलेशन में हम बिहेवियर चेक करेंगे, वन वननेस का, ऑन टूनेस का, बाइजेक्टिवनेस का, ठीक, और उनकी काउंटिंग्स का, ठीक है, कि वो कब इन्वर्टिबल होंगे, अगर है तो कितने फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस टाइप की पॉसिबिलिटीज को हम चेक कर सकते हैं, ठीक। तीसरा जो है इसमें हमारा काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट। तो सेट का कैसा बिहेवियर है, उसके एलिमेंट्स, जैसे ये टॉपिक जो है इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो ये सेट थ्योरी का ही टॉपिक है।
तो सेट थ्योरी के अंदर हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पढ़ते हैं। तो काउंटेबिलिटी सेट्स जो है पूरा वो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन है, काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट। ठीक। सुप्रीमम इन्फीमम, सुप्रीमम इन्फीमम इज आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ सेट थ्योरी। यहाँ पर सेट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन होगा, मिनिमम एलिमेंट कौन होगा, क्या हर बार एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो इस टाइप के बिहेवियर हमारे पास चेक करने हैं हमें। यहाँ पर एक और चीज आ जाती है इसमें, एक्सिम ऑफ चॉइस, है ना, एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस एक बढ़िया चीज है इसमें कि एग्जिस्ट क्लोज। तो यहाँ पे फील्ड के भी ऊपर बिहेवियर है थोड़ा सा सुप्रीमम इन्फीमम को लेकर। ठीक है। पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आपके पास यहाँ पर रहेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट सेट, इस टाइप की चीजें। आइसोलेटेड सेट, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होते हैं, लिमिट पॉइंट, अडरेंट पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ये सब चीजें रहेंगी। बाउंड्री, बाउंड्री क्या होती है, इन सब चीजों की स्टडी रहती है सेट्स के ऊपर। ठीक। अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री क्या है, जैसे आपके घर की दीवारें क्या है आपके लिए, बाउंड्री तो दो तरीके का बिहेवियर है बाउंड्री का, एक इंटरनल बाउंड्री और एक एक्सटर्नल बाउंड्री। ठीक। तो उसके जो बीच का गैप है वही बाउंड्री है। इंटरनल आपके इंटरनल की तरफ से है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ से है, तो जो बिल्कुल बीच में रह गया वो बाउंड्री ऑफ द सेट है। सही है। जो ना बाहर का हिस्सा हो ना अंदर का हिस्सा हो, केवल, समझ में आई, तो वो बाउंड्री है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज तो हम 11th क्लास से शुरू कर देते हैं, वैसे तो वहां से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें पढ़ते रहते हैं। ठीक। उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया रियल लाइफ में। ठीक। और उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हमने लिया है यहाँ पर। सही है। सीरीज में वही हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज हम बहुत अच्छे से पढ़कर आते हैं। अब तो अर्थमेटिक सीरीज 11th-12th के सिलेबस में से हटा दी गई है। हमारे टाइम पे तो हुआ करती थी, लेकिन अब केवल और केवल 12th में जो है ज्योमेट्रिक सीरीज रह गई है बस, बाकी सब कुछ हटा दिया गया। ठीक है। पावर सीरीज, पावर सीरीज में एक डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है कि कितने अंतराल तक कोई भी सीरीज कन्वर्स कर सकती है, कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए वो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। तो उस चीज की स्टडी हम करते हैं किसमें, पावर सीरीज में। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से शुरू आना शुरू करेंगे। अब तो ये तो बस आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। लेकिन इनकी नीड्स हमेशा रहेगी, मतलब आधारभूत सिलाएं हैं ये, तो इनके बिना हम चल नहीं पाएंगे आगे के टॉपिकों में, तो इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मेन काम तो हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से ही ऑलमोस्ट शुरू होता है। कभी कभी क्या है, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, सही है ना, कभी कभी क्या होता है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है। तो सेट थ्योरी में भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर आता है ज्यादातर। ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में बात करें तो हमारी जो है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। उसमें सबसे पहला है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर ही टॉपिक आते हैं हमारे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब हमारे सब किसके टॉपिक है, डिफरेंशियबिलिटी के। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किससे कनेक्टेड है हमारा, कंटिन्यूटी से ही कनेक्टेड है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, वो जो है टॉपिक है वो किसका, लिमिट का ही टॉपिक है। वैसे तो हम उसको लिमिट के साथ ही डिस्कस करेंगे, कोई अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का कंबाइंड पैक मिला के हम किसको डिस्कस कर लेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को फिर से वापस उसी फॉर्म में देखेंगे। सही है। यहां पर एक चीज और आ जाती है कि डिफरेंशियबिलिटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बेस पर हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, उसका नाम है फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ, कि ये किस टाइप के बिहेवियर हमारे रखते हैं। गेट में और नेट में फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं फिक्स पॉइंट निकालने के लिए। सही है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में दो टाइप की चीजें हैं। एक तो डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी के बेस पर है जो टेलर एक्सपेंशन है, और एक आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का पूछता है वो ज्यादातर। ठीक है। जेम का तो पेटेंट है ये, इसके ऊपर तो दो तीन क्वेश्चन हमेशा रहने हैं टेलर सीरीज के ऊपर। ठीक। गेट में भी कभी कभी पूछ लेता है, नेट में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शन, उनके बिहेवियर, तो दिस इज द टोटली बेस्ड ऑन द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियबिलिटी। सही है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर डिफाइन होती है कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी। ठीक है। तो ये हमारा टोटल
तो ये सब जो टॉपिक है ऑलमोस्ट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के टॉपिक है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें वो है मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा ये वन वेरिएबल वाला है। ठीक, इसके बाद जो है अपना टॉपिक है रीमान इंटीग्रल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटीग्रल इन मैथमेटिक्स, रीमान इंटीग्रल। और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ तो हम इंटीग्रल की वैल्यू भी देते हैं रीमान में, लेकिन इम्प्रॉपर में ये बता देंगे बस एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसमें इंटरेस्टेड है बस हम कि इंटीग्रल की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और कितनी आएगी वो रीमान इंटीग्रल। ठीक, तो वहां पर हम अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, ठीक है, डार्बॉक्स थ्योरम है अपनी, ठीक, ये सब चीजें हमारी रहती हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में हम फंक्शंस का बिहेवियर देखते हैं, वो कैसा है। ठीक, बिहेवियर इन द सेंस उसकी जो है लेंथ हम मेजर करते हैं इनडायरेक्टली, है ना। सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस, तो ये है सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स है, और ये सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स में इस टाइप की चीजें रहती हैं, 1/2, 1/3 टाइप की। ठीक है, तो ये नंबर्स के ऊपर बिहेवियर्स है ना। लेकिन यहाँ जो है बिहेवियर है वो फंक्शंस को सीक्वेंस बनाकर किया गया है। ठीक, तो उनके ऊपर भी दो तरीके के बिहेवियर हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। सही है। इसके बाद है लीबेक मीजर। मीजर थ्योरी से अलग है, लीबेक मीजर है उसी कई पार्ट्स लगभग मिलता जुलता, लेकिन लीबेक मीजर थोड़ा सा अलग है ना। और लीबेक इंटीग्रल, तो ये क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल ने काम करा कि कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन वो नहीं बता पाया। ठीक, लेकिन लीबेक ने आके और मॉडिफाइड कर दिया, उन फंक्शंस के भी इंटीग्रल बताए जिनके रीमान से नहीं निकले गए। ठीक, तो वो स्कीम की उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, लीबेक इंटीग्रल में करते हैं। ठीक, फिर है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में आप टू और मोर देन टू वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें भी वही बिहेवियर है जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। सही है, इसमें दो तीन टॉपिक और बढ़ जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो रही है ये इसमें दो वेरिएबल्स का। ठीक है ना, तीन या चार पे आ जाता है तो हम उसमें लैग्रांजियस मल्टीप्लायर का यूज करना शुरू कर देते हैं। सही है। अगला टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव से थोड़ा सा अलग है। डेरिवेटिव जनरल डेफिनेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम से क्लियर है कि किसी नंबर की डायरेक्शन में या किसी वेक्टर की डायरेक्शन में डेरिवेटिव का एनालिसिस करना है यहाँ। ठीक, जैकोबियन, जैकोबियन इनडायरेक्टली एक कैलकुलस का टॉपिक होता है। ठीक, इसमें हम बिहेवियर चेक करते हैं फंक्शंस के डिटरमिनेंट्स का और उनकी इन्वर्टिबिलिटी का। इसके ऊपर दो थ्योरम काम करती हैं, इनवर्स फंक्शन थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक, और लास्टली बचता है अपना मीट्रिक स्पेस। ठीक, तो इतने टॉपिक हम ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे किसके लिए, नेट के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद हम ऑलमोस्ट इन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस रह पाएंगे। तो ये सफिशिएंट नहीं रहेगा ये भी। अब सफिशिएंट कैसे बनेगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। सही है। तो प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, तो प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम के भी, कोई से भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये इतना लगभग 22 से 20 से 25 टॉपिक, इसमें कुछ सारे बहुत सारे टॉपिक मैंने नहीं बताए हैं उनके नाम, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो नहीं बताइए इसमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है। तो लगभग 25 टॉपिक, 25-26 टॉपिक होते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, जो मेन टॉपिक हैं उनको हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद हम जो है रियल एनालिसिस का मेन पार्ट कर पाएंगे इजीली। तो हम इस स्थिति में आ जाएंगे तब कि हाँ हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। बाकी हमारी किस्मत रही और हमारी समझ रही कि हम कितना कर पाएंगे और कितना अचीव कर पाएंगे फिर। ठीक, तो इतना सब करने के बाद हम शुरुआत करते हैं अपनी रियल एनालिसिस की। तो उससे पहले एक दो चीज और हैं, हम उसको देख लेते हैं।
नोटेशंस हैं कुछ, तो जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो जैसे कि हम ये वाली नोटेशंस यूज करते हैं नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। ये वाली जो नोटेशन यूज करते हैं जनरली हम इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बताने का मतलब ये है कि मैं इनको यूज करूंगा तो मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक। और ये जो यूज करते हैं हम जर्नली रियल नंबर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो वाई वी आर मेकिंग लाइक दिस, तो दीज आर द स्पेशल करेक्टर। तो जैसे आपको बोला गया आर इज द सेट ऑफ सब, आर इज द सबसेट ऑफ आर रियल नंबर। तो आपने अगर दोनों आर एक जैसे बना दिए तो यही पता नहीं चलेगा कौन किसका सबसेट है, कौन रियल नंबर का सिंबल है। तो इनको डिफरेंट करना है नोटेशंस को। तो ये दीज आर नोन एज द स्टैंडर्ड नोटेशंस, या इनको आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड नोटेशंस भी कह सकते हैं। इनको बुक्स में आप देखेंगे तो ऐसे करके है ना, ऐसे करके डार्क करके बना रखा होगा। अगर मैं ऐसे करके बनाऊंगा तो यही बनाता रह जाऊंगा फिर तो, नहीं तो मैं, या तो फिर मेरी कॉपी फट जाएगी, है ना। तो ये दिक्कतें आने लगी थी डार्क करके बनाने में, है ना। तो कॉपी फट जाती थी, बुक्स फट जाएंगी ऐसे तो, है ना। तो उनको बनाने के लिए ये आसान तरीका निकाला गया कि आप एक एक्स्ट्रा लाइन बना दीजिए उसमें, तो उसी से ही आपका ये क्लियर रहेगा कि आपने किस चीज को स्टैंड किया है, ठीक। जर्नली हम वैसे तो क्यू को इस टाइप से बनाते हैं स्टैंडर्ड में, लेकिन हम जो बनाने वाले हैं वो क्यू को क्यू ही जैसा बनाएंगे, है ना। तो ये तो एकदम आसान दिखता है ना। तो क्यू क्यू का मतलब तो सीधा हम रैशनल नंबर ही समझेंगे। एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर के लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। इफ आवर यूनिवर्स इज द रियल नंबर, अगर रियल नंबर यूनिवर्स है देन वी डिफाइन इरेशनल नंबर एज आर माइनस क्यू। बैक स्लैश लगाते हैं माइनस के लिए, या आप जर्नली ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ज्यादातर यूज करेंगे वो यही वाला यूज करने वाले हैं, आर माइनस क्यू। तो दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स, ओके ना। और बाकी जैसे जैसे आती जाएंगे हम उनको डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है, ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की, जिसका नाम है सेट थ्योरी। उसमें सबसे पहला टॉपिक है सेट, ठीक। बात करें सेट की तो ज्यादातर बुक्स में जो डेफिनेशन है वो केवल दी जाती है सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कहते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जबकि हमारा कहना है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ड और है, वो इन्होंने, ये लोग डिफाइन नहीं करते हैं, जबकि इसको डिफाइन करना भी जरूरी है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वाई वेल डिफाइंड, तो आम भाषा में कहा जाए कि ऑपरेशंस मस्ट बी क्लियर। तो वेल डिफाइंड का इन द सेंस है द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स आर क्लियर, यानी कि देयर इज द नो डाउट रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट। किसको लेना है किसको छोड़ना है इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए पड़े, कि आना है तो आना है, नहीं आना है तो नहीं आना है। आपसे कहा गया कि आपको शादी में जाना है, तो ये एकदम वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है कि जाना ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शादी में चलेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। इज दिस क्लियर। तो और एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम, कि जैसे मान लीजिए एक रूम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या वो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम आप रख लीजिए बिट्टू है, ठीक है। तो इसमें वो सारे बच्चे हैं, वो सारे लड़के हैं लड़की हैं जिनका नाम बिट्टू है। मैंने एक ऐसा पर्सन बुलाया जो इनमें से किसी भी बिट्टू को नहीं जानता, सही है।
अब मैंने कहा कि जाओ उस बिट्टू को बुला के लाओ जिसको मैं जानता हूँ, तो वो कभी बुला के नहीं ला पाएगा, है ना। जब वो बुला के ही नहीं ला पाएगा तो फिर, तो यानी कि मैंने बोला कि जाओ बिट्टू को बुला के लाओ जिसको मैं जानता हूँ, तो अगला बंदा जाएगा कैसे, ये वाला बंदा जो है, बताओ ये कैसे जाएगा बेचारा, इसको पता ही नहीं बिट्टू कौन है। और जब वो पहुंचेगा भी, वो पूछेगा बिट्टू कौन है, तो सब यहाँ पे बिट्टू ही है, वो तो पागल हो जाएगा ना। तब यानी कि तो जो मैंने ऑपरेशन दिया कि जाओ बिट्टू को बुला के लाओ, वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पे लड़के और लड़की सब हैं, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, उसको बुला के लाओ जो लड़का है। अब किसको लाए, अब भी तो बहुत सारे हैं, तो यानी कि ये वाला ऑपरेशन भी कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, अच्छा मैंने चलो भी ठीक है, फिर उस वाले बिट्टू को बुला रहा हूँ जिसने पीले रंग की शर्ट पहन रखी हो, है ना। अब मान लो वहां पे चार जने ऐसे निकल आए जिन्होंने पीले रंग की शर्ट पहन रखी हो, फिर तो यानी कि अब केवल और केवल डाउट्स किन के ऊपर है, उन चार के ही ऊपर है, बाकी सब तो हट गए। तो यानी कि मैं अपने ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहा हूँ वेल प्रॉपरली, और रिफाइन पे रिफाइन करके अपने ऑपरेशन दे रहा हूँ, है ना। अब लास्ट में मैंने बोला कि चलो ठीक है सब कुछ छोड़ो, ये फोटो लेके जाओ इसको बुला लाओ। अब क्या कहना है, अब तो एक बार में ले आएगा वो, चाहे वो उसको जानता हो या नहीं जानता हो। तो ये जो मैंने फोटो दिया, यही तो वेल डिफाइन है, कि फोटो देख के वो तुरंत पहचान के लिए आएगा कि भाई ये ही बिट्टू है, चलो हमें बुलाया गया है ना। तो ये है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड वर्ड की इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, के सब बिट्टू होने की वजह से दिक्कत थी। तो ये दो वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय, सेट्स डिनोटेड बाय द मीडियन ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें ट्रिवियली अंडरस्टैंड है, इतना तो हम पढ़कर आए हैं कि एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं सेट्स के अंदर, है ना। सही है। तो ये बात रही किसकी, सेट की डेफिनेशन की, है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, सेट्स के बिहेवियर की। तो सबसे पहला बिहेवियर यही है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। इफ बी अलाउड सेट इन सेट रिपीटेशन अलाउड, है ना, देन सच अ सेट आर नोन एज मल्टी सेट्स। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, मल्टी सेट्स, है ना। तो उसमें वन वन टू 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 इस टाइप के रिपीटेशन रह सकते हैं, लेकिन सेट में ये सेट नहीं माना जाएगा। सही है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ओवरऑल, ठीक। तो सीक्वेंस में जब आप जाएंगे, तो सीक्वेंस इज द सेट ऑफ मल्टी सेट, सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ मल्टी सेट्स, उसमें रिपीटेशन अलाउड होता है सेट्स में, वहां पे सीक्वेंस में, क्योंकि एलिमेंट्स जो है सेट की फॉर्म में ही लिखे जाएंगे वहां, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट मारेंगे तब क्या करेंगे, तब तो वो लिखे नहीं जाएंगे। तो इसलिए वहां हम उसको यूज करते हैं एज अ मल्टी सेट, ठीक। इस सीक्वेंस में जाके हम दोबारा देखेंगे, अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। such as sets are known, if repetition is allowed, such as sets are known as multisets. Okay, now we are moving on the types of sets. In that, first type is, एकदम बेसिक चीज है, बस हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं और कोई बात नहीं है, एम्प्टी सेट। तो अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय द फाइव, एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फाइव से डिनोट करते हैं। एंड तो जिसके पास कुछ भी ना हो, जीरो भी ना हो, एम्प्टी सेट आता है ना। तो आगे कह सकते हैं एग्जाम्पल, बात आई एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं ना। तो x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन वन, वन इज लेस देन बाई, x इज लेस देन बाई टू। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दोज नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन बाई वन एंड लेस देन बाई टू, है ना। सो देर इज नो सच अ नेचुरल नंबर,
सो वी कैन से दैट ए इज व्हाट, एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल दे सकते हैं इस तरीके से, तो डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर सेटिस्फाइंग द एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो ऐसे कितने रियल नंबर जिनका स्क्वायर लेस देन जीरो आता है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है रियल जिसका स्क्वायर लेस देन जीरो आता हो, है ना, तो एस इज एम्प्टी सेट। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी किसके, एम्प्टी सेट की। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट। नाम से ही क्लियर है कि सिंगल, आदमी सिंगल होना चाहिए, है ना, उसके दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए, है ना, सिंगल। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। आप रोइए हंसिए कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है किसी को, है ना। तो सिंगलटन सेट, a set is said to be singleton it if has a only one element। जैसे कि इसी सेट की बात करें तो हम इसी तरीके का बिहेवियर देखें, तो x belongs to n such that 1 is less than x is less than 3, तो we can say that here a is what, 2, तो a is called the singleton set। this is the perfect example for singleton set। ठीक है, next one is the finite set। a set is said to be finite if it has a finite number of element in it। ठीक है ना, so next one is what, finite set। a set having finite number of element, तो a set having finite number of elements in it is called finite set। यानी कि ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी क्या रहती हो, फाइनाइट रहती हो, ऐसे भी कह सकते हैं ना। सो आर नोन एज द फाइनाइट सेट, जैसे कलेक्शन ऑफ बॉबल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स A E I O U, then we can say that A is the finite set। ठीक, next one is what, infinite set। a set is said to be infinite if it is not finite or having infinite number of elements in it are known as the infinite set। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये सब अच्छे से आता होगा। डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशन है 11th क्लास की, तो इन पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो दिस आर नोन एज द इनफाइनाइट सेट्स। ठीक, तो नेक्स्ट वन है अपना यूनिवर्सल सेट। सच अ सेट वेयर फ्रॉम द ऑल सेट्स कंसीडर, एक ऐसा सेट जहां से सभी सेट्स लिए जाते हो, इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। एंड दिस इज नोन एज इज इट डिनोटेड बाय जनरली यू। इसको हिंदी में हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, है ना, जिसके पास सब कुछ हो। सही है, ऐसा हम ऐसे सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स कौन है, हमें किसने बनाया, हमारे पेरेंट्स ने बनाया, तो हमारे लिए हमारा यूनिवर्स कौन है। आप कहेंगे कहेंगे कि नहीं हमारे लिए तो अर्थ है, नहीं हमारी गैलेक्सी है, तो ये सब फालतू की बातें हैं, इन पे बहस नहीं करनी है। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्या है, यानी कि एक ऐसा सेट जहां से सारे सेट्स कंसीडर किए जाते हो, है ना, इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। अगला जो है इसमें बहुत ही अच्छा है, सबसेट ऑफ सेट। सबसेट ऑफ सेट की बात करी जाए तो क्या कह सकते हैं इसमें, a set, if we have two sets A and B, then set B is called subset of set A if all elements of B must belongs to in A। ठीक, यानी कि B के जितने भी एलिमेंट हैं सब वो A के अंदर ही बिलोंग करने चाहिए, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by
बी सबसेट ए और बी सबसेट ए। तो दिस इज द डेफिनेशन बाय इंडियन ऑथर एंड दिस इज द जनरल डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सही है ना, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक, तो आगे चल के जो है लोगों ने इसको प्रॉपर सबसेट बोलना शुरू कर दिया इंडियन ऑथर ने, जबकि हमने प्रॉपर के लिए सिंबल चेंज कर दिया। प्रॉपर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सबसेट तो हो लेकिन वो इक्वल ना बने, तो इसलिए नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं नीचे बस। तो ये प्रॉपर वेल डिफाइंड सिंबल है किसके लिए, प्रॉपर सबसेट्स के लिए, है ना। ठीक, तो B is called subset of A if all elements of B are the member of A. तो there is no guarantee or may be possible the elements of A also the member of B. तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसी कोई पक्की गारंटी नहीं है ना। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, तो ये B है और ये A है, तो यहाँ पर A का एक ये एलिमेंट है जो B के पास नहीं है। ठीक, लेकिन B के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ, ये सब किसके मेंबर हैं, A के ही मेंबर हैं। ठीक, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप इस एलिमेंट को हटा दो, एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ए के पास, तो ए के भी सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, बी के पास। ठीक, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, ए के एलिमेंट भी बी के पास जाना शुरू हो जाए, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट्स, है ना। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स यानी कि क्या बात बनी फिर, इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल if A is the subset of B and B is the subset of A। ठीक है, तो A B का सबसेट बन जाए और B A का सबसेट बन जाए, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो यहां से एक चीज और पता चली, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 1 2 3, और B में एग्जाम्पल ले लें 3 2 1, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 1 3 ऐसे करके। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, आप किसी को भी आगे लिखिए किसी को भी पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं है ऑर्डर पर, ठीक है ना। तो इन सेट्स ऑर्डर डज नॉट, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर मतलब इनका जो क्रम है वो मैटर नहीं करता, आप कहीं भी लिखिए इनको, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, हमारी इक्वल सेट्स की, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो है इसमें सबसेट्स ऑफ सेट्स हो गए, इक्वल सेट्स हो गया, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में मैंने बता दिया, प्रॉपर के लिए क्या होता है, प्रॉपर सेट सबसेट B is called proper subset of A if B is the subset of A but B is not equals to A। B A का सबसेट तो बने लेकिन A के इक्वल ना बने बस, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल की इतनी ज्यादा खास नीड हम लोगों को नहीं है। ठीक, तो आगे बात करते हैं, इसमें जो आगे है ट्रिवियल सबसेट या स्टैंडर्ड सबसेट। तो ये एक बार आ गया था पेपर में कि ट्रिवियल सबसेट्स क्या होते हैं, लोगों को पता ही नहीं था, और इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड सबसेट, यानी कि ऐसे सबसेट जिनके बारे में सोचना ना पड़े, ट्रिवियल, है ना। जैसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ कर आए होंगे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, है ना। फाइव एक ये ऐसा सबसेट है जो सबका सबसेट है, और इटसेल्फ, अगर ए की बात करें तो ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए अपने आप का ही सबसेट है। तो दीज आर द टू ट्रिवियल सबसेट्स, और वी कैन से दैट स्टैंडर्ड सबसेट्स, ये होते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। बाकी सब जो कहलाएंगे हमारे, वो क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल। ठीक, सही है ना। देन वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नोन एज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट,
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, ठीक है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इज नोन एज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in set is called cardinality of set। सही है, तो ये अपनी क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहलाएगी। इट इज जर्नली डिनोटेड बाय CARD। हम जर्नली जो यूज करने वाले हैं वो ज्यादातर मैं यही यूज करने वाला हूँ, CARD। और मॉड ऑफ ए, बुक्स में ज्यादातर ये वाली यूज होती है। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है ये, तो उस नोटेशन से बचने के लिए हम इसको CARD लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो यहां से क्लियर रहता है कि हम कार्डिनलिटी की ही बात कर रहे हैं फिर, ठीक। और जनरली आप प्रोबेबिलिटी में लिखते होंगे तो सैंपल स्पेस वगैरह लिखते होंगे, तो आप यहाँ पर इस तरीके से N ऑफ A करके लिखते होंगे, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो दीज आर द जनरल नोटेशंस फॉर द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट के पास जितने कितने भी एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग, जैसे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं तो वो उसकी कार्डिनलिटी लिख दो आप, 4 5 6 जो भी हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। अब बात आती है सबसेट्स की, है ना, कि अगर एक कोई भी सेट है, एक मान लो रैंडम 1 2 3, तो इसके पास कितने सबसेट बनेंगे। तो आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, वैसे तो इसको बताना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी डिस्कस करना चाहेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़कर आए कि हाँ कि भाई इसके पास 3 एलिमेंट है तो इसके पास 2 की पावर 3 सबसेट बनेंगे 8, ठीक। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक तो एम्प्टी और एक को रखेंगे कि भाई आप, आपके बारे में सोचना नहीं है कि आप तो सदा आएंगे, ठीक, सही है। तो ये वो सबसेट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये वो सबसेट है जिसके पास सब कुछ है, सही है। एक राजा है तो एक रंक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जो एक ही एलिमेंट को लेकर आता होगा, तो वो कौन कौन होंगे, 1 2 एंड 3। तो ये वो सबसेट्स हैं जो केवल और केवल एक ही एलिमेंट को लेकर आते हैं, ठीक। नाउ हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट, केवल 2 एलिमेंट हो, तो एक तो ये है जिसके पास 2 एलिमेंट है, एक ये है और एक ये है, बाकी कोई और है पॉसिबल नहीं है ना। तो we can say that there are only these 8 are subsets on the set of A having 3 elements। अगर A के पास 3 एलिमेंट है तो यही उसके 8 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। नाउ तो वी कैन से दैट व्हाट, यहीं से एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे ये 1 है तो ये सबसेट बनने गया है, यहां पर नहीं गया, यहां पर नहीं गया और यहां पर नहीं गया और यहां पर भी नहीं गया, है ना। ऐसे ही 2 के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे बनने नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया और 5 के पास नहीं गया। ऐसे ही 3 की कहानी है। तो एलिमेंट्स के पास चॉइस है, या तो वो सबसेट बनने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हर एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है ना, यस और नो। और दीज चॉइस आर इंडिपेंडेंट, जब ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 एलिमेंट्स के पास 2 2 चॉइस है, तो टोटल चॉइस कितनी, 2 × 2 × 2 मिलके कितनी हो गई, 8। तो 8 ही सबसेट्स बने हैं, ये समझ में आ रही बात नहीं। तो ऐसे ही अगर हम ए की बात करें, अगर ए के पास n एलिमेंट है तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग 2 चॉइसेस, ईदर इट इज प्रेजेंट और absent, प्रेजेंट absent, प्रेजेंट और absent इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सबसेट। सबसेट बनाने के लिए इनसे पूछा जाएगा कि भाई आप जाओगे या नहीं जाओगे, इनके पास 2 ही चॉइस हैं, या तो हाँ या ना,
यानी हाँ है तो प्रेजेंट, ना है तो absent, एंड absent इज द गारंटी ऑफ 1000% ऑफ प्रेजेंस। ये मेरी पॉलिसी है। आपको कहीं से निमंत्रण आए या आमंत्रण आए, आप जाओ ही मत। तो आपकी प्रेजेंस वहां पे 100% है कि आप नहीं आए, सही है ना। तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहां, ये सब पूछेंगे, सब पूछेंगे क्यों नहीं आए। और आप चले जाओ चाहे 5 मिनट को जाओ कि हाँ आए थे, है ना। तो हाउ मेनी चॉइस आर दीज दे हैव, तो दे हैव 2 रेस पावर एन चॉइस। तो हाउ मेनी टोटल सबसेट्स होंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ ए कितने हो गए, 2 की पावर n सबसेट, यानी कि ईच एलिमेंट हैविंग द हाउ मेनी चॉइस, 2 चॉइस। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट, वैसे तो वो 11th क्लास का क्वेश्चन है, इफ ए हैविंग n elements then how many subsets are there having r elements। तो उसका आंसर होता है सीधा सीधा एनसीआर से, क्योंकि यहाँ पर क्रम को हम ध्यान में नहीं रखते हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन के अकॉर्डिंग। इफ क्रम मैटर ना, ऑर्डर मैटर करता है, तो फिर क्या होता, एनपीआर। सिंस ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट्स, सो एनसीआर, सही है ना। तो ये आप थोड़ा बहुत बेसिक 11th क्लास का पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन का, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में इतना ही फर्क है कि जैसे आप परमुटेशन, आपने 3 अंक हैं ए बी सी, तो इनसे बनने वाले 2 अक्षर कितने कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, इनका उल्टा कर दो, बी ए, सी बी और सी ए, तो ये 6 बनेंगे ऐसे। लेकिन कॉम्बिनेशन में 3 ही बनेंगे, सही है ना। तो जितने अल्फाबेट्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाती है परमुटेशन में, तब जाके हमारे पास क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना। तो वहीं यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनसीआर। सो हाउ मेनी सबसेट्स हैविंग नो एलिमेंट, एनसी0, है ना। हाउ मेनी हैविंग 1 एलिमेंट, एनसी1। हाउ मेनी हैविंग 2 एलिमेंट, एनसी2। हाउ मेनी हैविंग ऑल एलिमेंट्स, एनसीएन। तो इन सबको जोड़ दो, तो दिस इज द काउंटिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, एंड दिस विल इक्वल्स टू द बाइनोमियल एक्सटेंशन 2 रेज़ पावर n। तो एक तरीका ये है कि ए के पास 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। इफ ए हैविंग n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 रेज़ पावर n। इज दिस क्लियर, इतनी बात क्लियर है ना। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सरल भी है। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए आर देयर, ए एक सेट है जिसके पास ए बी सी डी ई और एफ तक एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट है उसके पास। देन हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, सही है, सच दैट सी एंड डी आर ऑलवेज कंटेंट, सी एंड डी आर ऑलवेज कंटेंट। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे एक एक जिसमें सी और डी ऑलवेज आता हो, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कुछ नहीं है, बस आप ए बी सी डी ई एफ इनको लिख लो, ए बी सी डी ई एफ। अब ऐसे समझ लो ये सब एक परिवार के लोग हैं और दावत में जा रहे हैं, जाना है, तो इन तो कहा गया है दावत वाले ने कि भैया इनको तो साथ लेके ही आना है हमेशा, इनको छोड़ के नहीं आना है घर पे, है ना। तो इनको तो जाना ही जाना है,
दोनों को। तो इनके पास तो एक ही चॉइस है भाई, कि तुम लोगों को तो जाना ही जाना है। बाकी ये बच गए चार, इनके पास दो तो चॉइस है, आप जाओ या मत जाओ, क्या फर्क है, लेकिन इन दोनों को तो जाना है। तो इनके पास कितनी चॉइस? दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस और दो चॉइस। तो मिलके कितनी चॉइस होंगी टोटल? 16 चॉइस होंगी। ये बात क्लियर है या नहीं? तो इतने सबसेट्स होंगे, 16 सबसेट्स ऐसे होंगे जिनके पास सी और डी हमेशा प्रेजेंट रहता होगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, है ना? सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड this is known as the union of sets. Union of sets. Union of sets के बारे में, suppose that we have two sets A and B. A and B. Then their union is denoted by A union B and defined as A union B equals to X, such that X is the member of A or X is the member of B. ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? यूनियन की। सही है। तो अगर कोई चीज यूनियन में है तो या तो वो एक के पास हो सकी, किसी एक के पास होगी, या फिर दोनों के पास हो सकती है। ठीक है ना? सो नाउ इनके एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, है ना? सपोज दैट यू विद एन यूनिवर्सल सेट, है ना, एंड ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ यू। ए और बी क्या है? यू के ही सबसेट्स हैं, एंड यू के पास जो एलिमेंट्स है वो एन एलिमेंट है। ठीक। देन हाउ मेनी वेज आर देयर, ऐसे कितने तरीके होंगे कि ए और बी का यूनियन मिलकर एन होता है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? आई एम आस्किंग फॉर इफ यू बी यूनिवर्सल सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। यू के पास तो एन एलिमेंट है, एंड ए बी आर द सबसेट्स ऑफ यू। तो वो जो है सबसेट्स किसके लिए गए हैं? यू के ही सबसेट लिए गए हैं। देन हाउ मेनी वेज आर देयर, या हाउ मेनी वे आर वी हैव सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो मिलके एन हो जाए। यानी कि ऐसे कितने तरीके हैं जो ए और यू का बी यूनियन लेकर पूरा यू बन जाए, यानी कि यू के पूरे एन एलिमेंट्स आ जाएं। अलग अलग तरीके। सही है। तो हाउ मेनी वेज का मतलब यही है कि कितने अलग अलग तरीके हैं, ये हमसे पूछा गया है। सही है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, क्या दिए गए हैं? कि केवल एक ही तरीका ऐसा है कि जिनसे ए और बी का यूनियन एन बन सकता है। दूसरा दे रखा है 2 की पावर n। तीसरा दे रखा है 3 की पावर n। चौथा दे रखा है नन। तो भैया हमें नहीं पता, इसलिए नन।
ये हमसे पूछा गया। ठीक। सो इफ बी ऑब्जर्व ऑन ए एंड बी एंड यूनियन universal set, so what can we say? Suppose that we have two sets a and b। ठीक। अगर हम u को मान लें 1 2 3 4 और a को मान लें 1 2 और b को मान लें 3 4, तो इनका यूनियन कितना हो जाएगा? u बन जाएगा। अगर a के पास एक एलिमेंट और b के पास रिमेनिंग 3 दे दें, तब कितना हो जाएगा? बताओ। तब भी u हो जाएगा। a के पास 2 दे दिए और b को भी 2 दे दिए, तब भी u हो जाएगा। a को 3 दे दो, b को 1 दे दो, तब भी u हो जाएगा। a को सब दे दो, b को कुछ मत दो, तब भी u हो जाएगा। b को सब दे दो, a को कुछ मत दो, तब भी यूनियन कितना हो जाएगा? u के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? सही है। इनकी पॉसिबिलिटी देखनी है ना। मान लो हमने a को सब एलिमेंट दे दिए n के n और b को कुछ भी नहीं दिया, तो इनका यूनियन कितना? n। यस और नो। सिमिलरली b को सब दे दें और a को कुछ ना दें, तो कि भाई a को कुछ नहीं दिया, b को सब दे दिए n के n। अब भी क्या है? यूनियन कितना है? n है। अगर a के पास x एलिमेंट चले गए, तो b के पास कितने रिमेनिंग दे दें? n माइनस एक्स, जो बच गए वो दे दो। जो a के पास है उनको देने से क्या फायदा है? यूनियन में तो वैसे भी रहेगा ना। दोनों को कॉमन एलिमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। तो फायदा किसमें है? अलग अलग देने में, है ना। तो इतने 3 तरीके हैं, 3 केस हैं। इन तीनों केस में यूनियन कैसा हो रहा है? बताइए। n बन रहा है। तो 3 केस ऑन द हाउ मेनी एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स के ऊपर 3 केस हैं? n एलिमेंट्स के। तो टोटल चॉइस आर 3 की पावर n। तो 3 की पावर n तरीके से आप यूनियन को क्या बना सकते हैं? यूनिवर्सल सेट्स के इक्वल बना सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को जनरलाइज करें, तो आप आर एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं, है ना। तो सपोज दैट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू। यू के पास n एलिमेंट है, देन हाउ मेनी वे आर देयर सच दैट ए यूनियन बी कंटेन्स आर एलिमेंट, है ना। तो इसी से मिलता जुलता ही रिजल्ट बनेगा वो, कि इफ यू बी यूनिवर्सल सेट having n elements and a b are the subsets of u। ठीक। हाउ मेनी वे आर देयर, हाउ मेनी वे आर देयर सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिलकर आर हो जाए, और आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक वेरी कर रही है। सही है ना। ये हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने तरीके होंगे। क्या लग रहा है आंसर? ऑप्शन दिए जाए फिर से? ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कर लेंगे इस बार, है ना। सो वी कैन से आर एलिमेंट है, तो फर्स्टली वी हैव टू चूज विच आर एलिमेंट कम्स इन यूनियन, क्योंकि टोटल तो n है। तो इनमें से कौन से आर एलिमेंट आएंगे, पहले ये तो डिसाइड कर लो। ठीक है। तो वी हैव टू चूज फर्स्ट आर एलिमेंट आउट ऑफ n, देयरफॉर वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वे चूजिंग आर एलिमेंट आउट ऑफ n। तो वे
choosing r elements out of n elements equals to how much? n में से आप r एलिमेंट चूज कर लीजिए, क्योंकि क्रम जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी, क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसलिए दैट्स वाई यूजिंग वी आर कॉम्बिनेशन। अदरवाइज क्या लेते, जैसे पिछले बताया था, है ना, परमुटेशन लेना पड़ता नहीं तो। ठीक है, नाउ वी हैव चूज आर एलिमेंट, सो नाउ वी वांट यूनियन एज आर कार्डिनलिटी। तो ए और बी, तो ए के पास आर एलिमेंट आ जाए, बी के पास कुछ नहीं जाए, है ना, ए के पास कुछ नहीं जाए, बी के पास आर आ जाए। तो अगर ए के पास एक्स एलिमेंट आ गए तो बी के पास रिमेनिंग कितने आ जाए, आर माइनस एक्स। तो ये फिर से वही 3 केस, तो इनके चूज करने के कितने तरीके, 3 की पावर कितना, आर तरीके। सो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज एनसीआर इंटू 3 की पावर। तो इतने तरीके से ही आप यूनियन जो है आर बना सकते हैं। इज दिस क्लियर है? तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो या नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हैं। ठीक, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।